हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज यूपीजी के ऑब्जेक्टिव सीरीज। ये यूनिट नंबर 17 राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत निम्न है: प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान, पशु तथा वाहनों पर लगाए जाने वाला कर, अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर कर, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्य के लिए कर, भवन कर, जल कर, गांवों के बाजारों तथा मेलों पर लगाए जाने वाला कर आदि। राज्य सरकारों के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाएं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसको अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देता है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकायुक्त राज्यपाल को संबोधित त्याग पत्र द्वारा त्याग कर सकेगा। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा ओनली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सीमा में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के नगरों के लिए निम्नलिखित समूहों में से कौन सा सही वहां मेयर प्रणाली स्थापित है? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, बरेली, मेरठ, इटावा, इन दोनों में। वाराणसी, मथुरा, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद। मेयर प्रणाली उन शहरों में स्थापित की जाती है जिनमें नगर निगम होता है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मथुरा और वाराणसी में नगर निगम है, अतः यहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। उत्तर प्रदेश के 17 नगरों में नगर निगम है। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है। इनकी मुख्यमंत्रित्व काल के सही क्रम का नीचे कूट में से चयन करें। संपूर्णानंदन के बाद बने टी.एन. सिंह, टी.एन. सिंह के बाद चौधरी चरण सिंह के बाद बने थे भानु प्रताप गुप्ता। नहीं, सबसे पहले बने थे संपूर्णानंदन 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक। उनके बाद में भानु गुप्ता 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक। फिर चरण सिंह 1 अप्रैल 1967 से 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक। टी.एन. सिंह 1970 से 71 तक। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कलापति त्रिपाठी।
उत्तर प्रदेश में पीएसी विद्रोह मई 1973 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कलापति त्रिपाठी 1971 से 1973 तक थे। उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों को संबोधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कोटों से उत्तर प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत में प्रथम राज्यपाल श्री ओमसजी फिरोजशाह मोदी 2/5/1949 से 1/6/1952 थे। उत्तर प्रदेश के पूर्ववत नाम इस प्रकार है: उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस 1937 से, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश बना 24 जनवरी 1950 से। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन निलंबित कर सकती है? 14 दिन। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद न कि उसको अस्वीकार कर सकती है, न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को पारित परिषद में स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से 13 चिन्ह सेवाओं से, ब्रेक इवनिंग आर्थिक सिद्धांत पर। ये सभी उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया। ये सेवाएं ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर आधारित हैं तथा ये प्रतिदिन लोगों को उनकी आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं का उपलब्ध एक सहज तथा समयबद्ध तरीके से करवाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था का परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? जाट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय में खाप पंचायत व्यवस्था एवं परंपरागत सामाजिक संगठनों के रूप में पाई जाती है। परंपरागत मान्यता अनुसार खाप पंचायत का निर्णय बाध्यकारी होता है। महिलाओं के संबंध में अपने क्रूर निर्णय के लिए यह चर्चा का विषय बना। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? मध्य क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदें: पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन-दीव और दादरा नगर हवेली। उत्तर क्षेत्रीय परिषद चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि। मध्य क्षेत्रीय परिषद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तर प्रदेश। दिए गए युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है। सही सम्मिलित लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर नगर परिषद, नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, काकोरी नगर पंचायत।
उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। महापौर किसी नगर के शासक को कहते हैं। मेयर शहर का प्रथम नागरिक होता है। निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? रायबरेली में नगर निगम नहीं है। रायबरेली में नगर निगम नहीं है बल्कि नगर पालिका परिषद है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या पहले 16 थी परंतु वर्तमान में अब 17वां नगर निगम शाहजहांपुर बना है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की सूची शामिल जनपद निम्न है। 1 वृंदावन, 2 मथुरा, 3 फिरोजाबाद, 4 वाराणसी, 5 शाहजहांपुर, 6 गोरखपुर, 7 लखनऊ, 8 कानपुर, 9 गाजियाबाद, 10 आगरा, 11 बरेली, 12 झांसी, 13 अलीगढ़, 14 मुरादाबाद, 15 प्रयागराज, 16 अयोध्या, 17 शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाई है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, विकास परिषद, नगर निगम। नगर प्राधिकरण नहीं है, विकास प्राधिकरण नहीं है, बाकी सब। उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में स्थायी इकाई शासन इकाई नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। स्थानीय शासन लोकल गवर्नमेंट जन प्रशासन का एक रूप जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासिका इकाई होती है। इसके ऊपर जिले, प्रांत, राज्य या राष्ट्र का शासन होता है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कानपुर। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता है? इतर वैवाहिक मामले में। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय इतर वैवाहिक मामले की सुनवाई नहीं करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में के अंतर्गत विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय को स्थापित किया गया था। इसमें निर्णय संबंधी विषयों का उपबंध भी किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए भारत में कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। कारण आर उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। हाँ, ये तो ठीक है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है। भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। द्विसदनीय वाले राज्यों की संख्या 6 है जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। द्विसदनीय से तात्पर्य विधानसभा एवं विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या सबसे अधिक 100 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? 2। अब तक 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विद्यमान रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, देश के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी 2/10/1963 से 13/3/1967 थी। सुश्री मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मंत्री थी सुचेता कृपलानी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश का
सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन 31 जुलाई 1947 से 10 अगस्त 1950 तक थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना तथा विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। भारत में किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में ही सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य है। दिए गए विकल्पों में लोकसभा राज्यसभा के लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की 31। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की 31। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की 19। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की 31। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? काशीराम नगर। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद काशीराम नगर है। 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले की कासगंज तहसील को काशीराम नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई। वर्तमान में इस जिले का नाम कासगंज है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल एवं 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम मुस्लिम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जनपद में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। ज्ञातव्य है कि गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला है। सूची 1 को सूची 2 से समेत कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही सम्मिलित नियमानुसार है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ज्योतिबा फूले नगर हेडक्वार्टर अमरोहा, संत कबीर नगर हेडक्वार्टर खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? अतुल गुप्ता। उत्तर प्रदेश में अब तक वर्ष 2022 तक कुल 5 राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग कार्यरत है। विभिन्न राज्य आयोग का निम्नबद्ध है। प्रथम वित्त आयोग 1994 से 1997 तक श्री भालचंद्र शुक्ला। दूसरे वित्त आयोग 2000 से 2002 तक श्री टी.एन. धर। तीसरे वित्त आयोग 2004 से 2008 तक श्री एस.ए.टी. रिजवी। चौथे वित्त आयोग 2011 से 2014 तक श्री अतुल कुमार गुप्ता। पांचवें वित्त आयोग 2015 से अब तक श्री आनंद मिश्रा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू 1947 से 1949 तक थी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। पूर्व में इनका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। लोकायुक्त की
नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र निर्वाचक पंचायत के निर्वाचन सूची में शामिल होते हैं। नहीं, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ठीक है, जिला पंचायत के आसू जाति, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उसके लिए सुरक्षित है। ठीक, जिला पंचायत के पिछड़े जाति के सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। ठीक, ये भी ठीक। जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन द्वारा चुने गए जिला पंचायत सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिला पंचायत के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसके तहत सुरक्षित सीटों का आवंटन होता है, जहां अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां अथवा पिछड़े वर्गों के लिए कुछ सीटें सुरक्षित रहती हैं। इन व्यवस्थाओं पर उक्त आरक्षित वर्गों के लिए के सही सदस्यों में से जिला पंचायत अध्यक्ष का चयन होता है। उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर है? नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। नहीं, ये नहीं करता, बाकी ऊपर सारे करता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या 17 है। यहाँ का मुख्य निर्वाचक व्यक्ति मेयर कहलाता है। मेयर के बारे में सत्य 1, यह नगर का प्रथम नागरिक होता है। 2, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। 3, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नागरीय विकास प्राधिकरण, ये सभी। लखनऊ में नगर निगम, जल संस्थान विकास प्राधिकरण एवं जिला नागरीय विकास प्राधिकरण सब हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह पदस्थ किया जा सकता है। हाँ, वह 2/3 बहुमत से पदस्थ किया जा सकता है। ठीक है। ग्राम प्रधान उप प्रधान के विवरण अविश्वास प्रस्ताव पर पंचायत के आधे सदस्य के हस्ताक्षर आवश्यक है। साथ ही बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष में एक बार ही लिया जा सकता है, अतः प्रसंगत विकल्प 1 और 4 सही है। नीचे उन व्यक्तियों की सूची जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, चरण सिंह, कमला त्रिपाठी। डॉक्टर संपूर्णानंद 1954 में 1960 तक
दूसरे मुख्यमंत्री। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक। चौधरी चरण सिंह 1967 से 1968 तक। कमलापति त्रिपाठी 1971 से 1973 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के समय में पीएसी विद्रोह हुआ था। सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जनपद और मुख्यालय। अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, जालौन, उरई, सिद्धार्थनगर, नौगढ़। उपयुक्त का सही सुमेलन निम्नानुसार है। जनपद मुख्यालय अंबेडकर नगर, अंबेडकरपुर, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, जालौन, उरई, सिद्धार्थनगर, नौगढ़। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश को अल्पसंख्यकों की भावना का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 पारित करके उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम संशोधन अधिनियम 1952, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960, उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए? उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद का गठन वर्ष 1937 में किया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 जबकि विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 100 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कानपुर देहात, कानपुर। अंबेडकर नगर, अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, संत कबीर नगर, खलीलाबाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। कौशाम्बी, वैशाली। अमेठी, गौरीगंज, सोनभद्र, रॉबर्टगंज, कुशीनगर, पडरौना, कौशाम्बी, मंजनपुर। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश की एक जिला नहीं है? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले जिनमें से अमेठी, बस्ती एवं मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं जबकि देहरादून उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य को विभाजित करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। उस समय देहरादून को उत्तराखंड के अंतिम राजधानी बनाया गया था। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक
पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश के 9 राज्यों, 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो निम्न है: 1 उत्तराखंड, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान, 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड, 8 बिहार, 9 दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमाओं को स्पर्श करता है। तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, जबकि इसका नया मुख्यालय उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। नया मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? भाषा परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा, आयु पात्रता जांच तथा लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं, जबकि अलग से भाषा परीक्षा चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम का ही समाहित है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में 2 मछलियों का प्रतीक बना हुआ है तथा शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग लाल और नीला होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस की नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत होती है, जबकि महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ने क्वालिफाइड करना होता है। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोन में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? 8। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक की अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुलिस को 8 जोनों में बांटा गया है। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1966 में। अखिल भारतीय सेवा के सेवाएं हैं जो राज्य एवं केंद्र राज्यों में सम्मान होती है। इन सेवाओं के सदस्य राज्य एवं केंद्र सरकार के अधीन शीर्ष पद महत्वपूर्ण पद पर होते हैं तथा बारी बारी से अपनी सेवाएं देते हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFS। वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षरता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है?
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाध्यक्ष की भर्ती हेतु परीक्षा का एवं साक्षरता कार्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाता है। पुलिस उपाध्यक्षता अधीक्षक के किसी भी कार्य को कर सकता है जिसे वह कानून या नियम द्वारा स्वयं करने के लिए बाध्य नहीं होता है। यह अंतिम आदेश देने का अधिकार नहीं रखते और फिर भी जांच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल 6 अनुभाग हैं। वर्तमान में 6 अनुभाग मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी में हैं। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर 1954 ईस्वी में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 3A के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय कानपुर है तथा आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, बरेली, कानपुर तथा वाराणसी में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उत्तर प्रदेश के मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में मूल्य संवर्धित कर वैट की शुरुआत 1 जनवरी 2008 से की गई। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1948। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट 1948 में पारित किया गया था। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी बना। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मियों जिसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनी गई। पुलिस महानिदेशक। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मचारी पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित सामग्री तथा उसी के द्वारा निर्धारित रंग, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं कर्मियों एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो में से किसी में से नहीं। कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रण या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त वह भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। कर्मियों एवं प्रशिक्षण विभाग सरकार के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि तथ्य पे स्वीकृत मानक और मानदंडों का पालन किया जाए। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल संभाग जिनको 75 जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक की संख्या 825, पंचायतों की संख्या 59,073 है। जिलों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, डिवीजनों को डिवीजनल कमिश्नर द्वारा प्रशासनिक किया जाता है। राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना है। ग्रामीण इकाई को ग्राम पंचायत कहा जाता है जो गांवों के समूह के लिए पंचायत संगठन है। ब्लॉक स्तर के संगठनों को पंचायत समिति कहा जाता है और
जिला स्तर के संगठन को जिला परिषद कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। स्वतंत्रता के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 ईस्वी तक। डॉक्टर संपूर्णानंदन 1954 से 1960 तक उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री। श्री भानुचंद्र भानुगुप्ता तृतीय 1960 से 63 तक मुख्यमंत्री थे। वर्तमान श्री योगी आदित्यनाथ 19/3/2017 से वर्तमान तक। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? 6। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा वर्ष 2021 में 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2006 में। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया गया था, जिसे 16 अध्याय, 234 धाराओं और 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू 1947 से 1949 तक को बनाया गया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक कवि के रूप में उनके काम के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दी। वर्तमान में आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। प्रशासनिक सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? 822। प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 822 विकास खंड थे, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 825 हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विभाजन में सबसे ऊपर स्तर का पर मंडल बनने, उसके बाद में क्रम में जिला, फिर तहसील बना। तहसील के उपविभाजन से ब्लॉक विकास खंड बनता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल, 75 जिले तथा 825 ब्लॉक हैं। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का पूर्ण रूप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा जब तैयार किया जाता है जब उसे किसी संज्ञान अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है। किसी जिले के भू स्वराज प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्ट्रेट। जिला अधिकारी कलेक्टर जिले के भू स्वराज प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखा जाता है। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को उप पंजीयन रखता है। उप पंजीयन कार्यालय में दस्तावेजों के पंजीयन, पंजीबद्ध दस्तावेज की खोज, उसकी प्रमाणिकता, प्रति प्रदय का कार्य होता है। तहसीलदार के पास की शक्तियां होती हैं? संबंधी गांव का अड़ंगन
पनाही पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना। ठीक। अस्थायी स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अनगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, ये सभी काम। भारत में कुल 28 राज्य हैं और एक राज्य में कई जिले होते हैं। सभी राज्यों में जिलों की संख्या अलग अलग है। प्रत्येक जिले को कई तहसीलों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक तहसील का एक प्रभारी होता है जिसे तहसीलदार कहते हैं। तहसीलदार का मुख्य कार्य राजस्व संग्रह करना और संबंधित गांवों में अणगणन पद्धति प्रविष्टियों को सत्यापित करना, जांच करना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अणगण पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा एवं बारडोली आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने गए। देशी रियासतों के विलय के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी एक आतंकवादी रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से 1986 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आई। इस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोच्चतम सुरक्षा है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनएसजी कर्मियों को अक्सर ब्लैक कैट कमांडो के रूप में संदर्भित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल संवैधानिक तौर पर जो प्राथमिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अथवा कुछ परिस्थितियों में स्वयं विवेक के अनुसार कार्य करता है, लेकिन संविधान के अंतर्गत ही ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से वह केवल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जिसे एक राज्यपाल की नियुक्ति करने तथा पद से हटाने का अधिकार संघ के पास है। नंबर 2, राज्यपाल राज्य के शासन से संबंधित सूचनाओं समय पर केंद्र को भेजता है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही राज्यों को राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? संभागीय आयुक्त एवं संभागीय आयुक्त या सचिव। उत्तर प्रदेश में आयुक्त का पद प्रशासनिक सेवा के संभागीय आयुक्त या सचिव के समक्ष है।
प्रदेश में पुलिस रेंज की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं? 18। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की संख्या 18 है, जिसमें 2-4 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 8 पुलिस जोन है, प्रत्येक पुलिस जोन में 2-3 पुलिस रेंज हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 8 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख दिए गए 4 मंडलों में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया, उसे पहचानिए। गाजियाबाद मंडल। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल तथा 75 जिले। उत्तर प्रदेश में मंडल निम्न है: 1 अलीगढ़ मंडल, 2 आगरा, 3 आजमगढ़, 4 इलाहाबाद, 5 कानपुर, 6 गोरखपुर, 7 चित्रकूट, 8 झांसी, 9 देवीपाटन, 10 फिरोजाबाद, 11 बरेली, 12 मिर्जापुर, 13 मुरादाबाद, 14 मेरठ, 15 लखनऊ, 16 वाराणसी, 17 सहारनपुर, 18 बस्ती। अतः बेस्ट है कि गाजियाबाद मंडल नहीं है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? कानपुर। उत्तर प्रदेश के 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा 2008 में दे दिया गया था। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 18। उत्तर प्रदेश में संभाग मंडलों की संख्या 18 है। सबसे बड़े संभाग मंडल कानपुर, लखनऊ, मेरठ 6-6 जिले, जिसमें छोटे संभाग 18 मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी एवं सहारनपुर 3-3 जिले। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? उर्दू। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को राजभाषा को बनाया। उसके बाद 1989 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया, जिसने उर्दू को राजभाषा के रूप में जोड़ा गया तथा दूसरी राजभाषा बनी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद का सृजन किया गया। 1975 में। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पद को लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया। इस संशोधन का इस संस्था का गठन 14 सितंबर 1977 को किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियाई देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई थी। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यालयों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? 1968। उत्तर प्रदेश राज्य राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में राज्य शासन की भाषा बन गई तथा आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से 1968 में बाध्यकारी बनाया गया। उपयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके राज्यपाल कौन थे? सर हॉर्मसजी फिरोजा मोदी। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री हरमसजी फिरोजा मोदी
2/5/1949 से 1/6/1952 थे। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1887 से, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से, संयुक्त प्रांत 1937 से, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं? 630 नगर पालिकाएं। भारत सरकार द्वारा गठित 13वें वित्त आयोग के संस्तुति के अनुपालन में वर्ष 2011 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के गठन किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 17 नगर निगम, 457 नगर पंचायत एवं 198 नगर पालिका परिषद तथा लगभग 630 नगर पालिकाएं हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला? 1947 से 1949। उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा। नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1947। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम वर्ष 1947 में पारित किया गया था। प्रशासनिक सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? 915। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं की दृष्टि से 18 मंडल, 4 संभाग, 75 जिले, 915 नगरीय निकाय, 825 विकास खंड एवं 8135 न्याय पंचायतें। स्रोत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? 2011।
उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम को वर्ष 2011 में लागू किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। इस अधिनियम को व्यावसायिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल 14 सितंबर 1977 से 13 दिसंबर 1982। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। प्रथम उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? 1976 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 16 जनवरी 1976 को स्थापित किया गया था। 1976 का अधिनियम समय समय पर संशोधित किया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन वर्ष 1937 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष संजय श्री नेता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? लगभग 52,000। प्रश्न काल के समय उत्तर प्रदेश में 52,000 ग्राम पंचायतें थी। वर्तमान में लगभग 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 1937 से 1950 तक थे। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू को नियुक्त किया गया था, जबकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में ओमवरजी फिरोजशाह मोदी को नियुक्त किया गया था। सुचेता कृपलानी राज्य तथा देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति तथा के.एम. मुंशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश बना 26 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश के नाम और 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। 1950 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बना। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? उर्दू। उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी और दूसरी राजभाषा उर्दू, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1989 में अपनाया गया। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन
में भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। मायावती उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? श्री चंद्रभानु गुप्ता। वर्तमान उत्तर प्रदेश, जिसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ, में प्रथम राज्यपाल श्री ओमरजी भरोसा मोदी थे। श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी 1952 से 57 तथा डॉक्टर बुर्गुला रामकृष्णा राव 1960 से 62 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। श्री चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे, जबकि यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989। उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राज्य में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था, जबकि प्रथम राजभाषा हिंदी अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि घोषित की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? न्यायमूर्ति N.K. मल्होत्रा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल न्यायमूर्ति N.K. मल्होत्रा का रहा है, जो 16 मार्च 2006 से जनवरी 2016 तक पद पर रहे। न्यायमूर्ति मुर्तुला हुसैन वर्ष 1983 से वर्ष 1989 तक, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल वर्ष 1989 से वर्ष 1995 तथा न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा 2000 से 2006 तक लोकायुक्त के पद पर रहे। वर्तमान में वर्ष 2016 से अब तक श्री संजय मिश्रा लोकायुक्त हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? N.D. तिवारी। उत्तर प्रदेश के नारायण दत्त तिवारी N.D. तिवारी राज्यपाल कभी नहीं रहे। N.D. तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे, जबकि शेष तीनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950। 1 अप्रैल 1937। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। 24 जनवरी को प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार राज्यों से मिलती है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? ओमरजी भरोसा मोदी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद 26 जनवरी 1950 को ओमरजी भरोसा मोदी ने ग्रहण किया और ये 1 जून 1952 तक इस पद पर पदस्थ रहे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। यूनिट 18 महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। गोकुल ग्राम योजना का संबंध है। गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश में।
गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना है। इसके तहत गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भधारण किया जाता है ताकि अच्छी नस्ल की गोवंश को बढ़ावा मिले। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए जिन्हें उत्तीर्ण की हो। कक्षा 12 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ में की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने कक्षा 12 उत्तीर्ण की हो। वर्ष 2012 में शुरू किए गए इस योजना के माध्यम से 30,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश कृषि विधिकरण परियोजना यूपी डप्स प्रायोजन की गई है। विश्व बैंक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, दोनों के द्वारा। विधि कृषि सहायता परियोजना डप्स का प्रथम चरण सितंबर 1988 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया जो मार्च 2004 तक चला। डप्स का द्वितीय चरण नवंबर 2007 से राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जिसे RKBI भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया। चूंकि प्रश्न के चरण में उल्लेख सही नहीं है, विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटक यात्रा परियोजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन कारणों के लिए आरंभ किया गया? मजदूरों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटक आरंभ की इस योजना के तहत जो मजदूर उम्मीदवार आवेदक प्रक्रिया को पूरा करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से 12,000 रुपए धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा तथा ये लोग इस योजना के माध्यम से गोरखनाथ मंदिर, हस्तिनापुर शहर, मेरठ, प्रयागराज धार्मिक स्थल, शाकंभरी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अयोध्या, मथुरा, बनारस तथा धार्मिक स्थलों पर जा सकेंगे। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से है। यह योजना 15 अगस्त 1946 को आरंभ की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को सामूहिक से संगठित करके आर्थिक गतिविधि संपन्न करने हेतु 15,000 रुपए की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई 15/11/2012। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना का प्रारंभ 15/11/2012 से प्रारंभ हुई। प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं की सख्ती से रोकने के लिए यह योजना आरंभ की गई। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधी है कुपोषण से। कुपोषण और अति कुपोषण बच्चों को कुपोषित से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पोषण मिशन प्रारंभ किया। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्य का समुचित बल नहीं दिया गया है? सीतापुर। प्रश्नकाल में गोमती नदी को घरेलू सीवेज से मुक्त करने हेतु गोमती कार्य योजना का आरंभ भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 1993 में प्रारंभ किया गया था। उपयुक्त विकल्पों में सीतापुर में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्य पर समुचित बल नहीं दिया गया था। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया?
26 जून 2002 को आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अधिनियम 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। इसे कोविड-19 की महामारी के बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य में आरंभ किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को चिन्हित किया गया था। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली क्षेत्र द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंध का सुधार करना, ये सभी तीनों। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्न है: कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार तथा उर्वरक को बढ़ाए रखना तथा अथवा भू प्रबंधन का सुधार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से आच्छादित हैं? हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित, तेजाब के मामले से पीड़ित। युद्ध पीड़ित से नहीं, बाकी तीनों से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता को 2 लाख, तेजाबी हमले से पीड़ित को 3 लाख, हत्या पीड़ित को 2 लाख एवं मानव तस्करी से 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानक कारण आर, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना का उद्देश्य है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। में संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा मित्र योजना आरंभ की गई थी, जिसमें ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का मौका उपलब्ध हुआ। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के साथ साथ मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात में संतुलित हुआ। अतः विकल्प एक सही है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ 1992 ईस्वी में हुआ। तब प्रदेश के 2.50 करोड़ जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी करने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित जोत बही पासबुक के रूप में परिवर्तित कर 1992 में विकास किसान बही योजना लागू की गई। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण 100 लैक डिक्लेरेशन प्रोजेक्ट 1 हेतु उस पद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। सीतापुर। विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 7 जून 2009 को उत्तर प्रदेश सैंडिक लैंड डिक्लेमेशन परियोजना द्वारा प्रदेश के 24 जिलों में उर्वर पर बीहड़ भूमि सुधार संबंधी 6 वर्षीय परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना की अनुमति लगभग 32 करोड़ रुपए है। दिए गए विकल्पों में परियोजना में सीतापुर जनपद को शामिल नहीं किया गया है।
उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था 18 जून 2001 को। कृषि संबंधी जानकारी हेतु किसान मित्र योजना का शुभारंभ 18 जून 2001 को कराया गया। किसान मित्र योजना प्रदेश के किसानों को सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र कृषि स्नातक इंटर कॉलेज की नियुक्ति संबंधी यह योजना 18 जून 2001 से प्रारंभ की गई थी। लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, सड़कों से। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 ईस्वी में एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लखनऊ योजना प्रारंभ की गई थी। यह सड़क निर्माण व मरम्मत से संबंधित है। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? उत्तर प्रदेश में। रिलायंस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के दादरी नामक स्थान पर 10,000 करोड़ की लागत से गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थापित की है। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई सितंबर 2002 में। सितंबर 2002 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिक्षा के लिए ज्ञानदीप शिक्षा योजना चलाई गई है। यह योजना उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में संबंधी योजना है। कल्प योजना संबंधी है प्राथमिक स्रोतों से। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल, स्कूल में राष्ट्रगान एवं संस्कृति वंदना का जानत तैयार करना है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम शुभ आरंभ किया गया था 1995 में। मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 से माना जाता है, यद्यपि इसका प्रारंभ भारत में 1960 के दशक में ही हो गया था। यह कार्यक्रम कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने, नामांकन तथा उपस्थिति बढ़ाने, सभी जाति के बच्चों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ। यह सर्वप्रथम तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलराज द्वारा लाया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया हुआ था? 2000 में। प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2002 से 1 में हुआ था। इसका मूल उद्देश्य सभी को निःशुल्क शिक्षा व सभी को ज्ञान देना है। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2001 में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्रीय परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2001 में गोरखपुर जनपद के सहजनवा में केंद्रीय स्थापित करके की गई थी। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में 2001 में शुभारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे 15 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सड़क परियोजना है। यह नोएडा से बलिया तक जाएगी। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा, जिसका शिलान्यास लखनऊ में मायावती ने किया। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना।
स्वावलंबन योजना महिलाओं का प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य परंपरागत क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना, महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना। उत्तर प्रदेश के कितने जिले में महिला मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना आरंभ की गई थी? 15। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महामाया योजना मुख्यमंत्री मायावती ने आरंभ की थी, जिसे 2012 में समाजवादी सरकार ने बंद कर दिया। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तालीम योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार दूरदर्शी के माध्यम से शिक्षा, प्रसार एवं उर्दू भाषा के विकास पर ध्यान दे रही है। गैसोहॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। आमला में गैसोहॉल की पायलट परियोजना बरेली के आमला तहसील में स्थित इसकी स्थापना की घोषणा 2001 में की गई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सत्य है? ये लघु एवं मध्यस्थ उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु तथा मध्य क्षेत्रों की सेवाएं इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लघु एवं मध्यस्थ उद्योग एवं लघु तथा मध्य क्षेत्र की सेवाएं इकाई को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम विकास किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? पर्यटन संबंधी उद्योगों का। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। यूपीएफसी के मुख्य अधिकांश राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। यह लघु एवं मध्य स्तरीय उद्योगों के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ बना रहा है। छोटी प्रौद्योगिकी इकाइयों को स्थानीय संपत्तियों के साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए भी वित्तीय सहायता दे रहा है। यूपीएफसी द्वारा महिला कर्मियों को उद्योग लागू हेतु महिला उद्यम निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वर्तमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। BL जोशी जो 2009 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के मठ के मुख्य पुजारी भी हैं और एक राजनेता भी हैं। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ श्री अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को पंचूर पंडोली गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? गंगा हरित माह। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी में जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए गंगा हरित माह योजना की शुरुआत की गई।
एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? जालौन। एक 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का आरंभ किया गया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया, जबकि अलीगढ़ जिले को ताले एवं हार्डवेयर के सामान के उत्पादन के लिए चुना गया। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पादन के रूप में चुना गया है? सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल की एक सर्वोत्तम किस्म, इसका रंग सफेद होता है। इसके लिए जल संसाधन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। एक हेक्टेयर में 2500 से 3500 लीटर पानी इसकी उपज बासमती चावल से अधिक होती है। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। काला नमक चावल धान का ऊपरी हिस्सा काला होता है, जिसमें जीआई टैग मिला है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। परियात्रिणे साधूनाम विनाश में चतुष्कृतम, यानी अच्छों का संरक्षण बुरों का विनाश। धातव्य है कि 1963 में गठित उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में 2,36,286 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तकरीबन 198 करोड़ लोगों की सुरक्षा मुहैया कराती है। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधी है। दुग्ध उत्पादनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोकुल पुरस्कार योजना को आरंभ किया गया था, जबकि देसी गायों के शुद्ध उत्पादन हेतु नंद बाबा पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। गोकुल पुरस्कार के तहत प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 2 लाख, जबकि जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त को 51,000 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। डाक कर्मयोगी पोर्टल लगभग विभाग एक ई लर्निंग पोर्टल है। इसका प्रमुख उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। यह रामपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। हर परिवार से अधिकतम 2 बेटियां इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना में लाभार्थी को बेटी के जन्म लेने से लेकर उसके स्नातक होने तक सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये की धनराशि प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश में हेतु साबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, कुपोषण दूर करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हौसला पोषण योजना की तर्ज पर
प्रदेश के 29 जिलों में सबरी संकल्प योजना शुरू की गई थी। सबरी संकल्प योजना के तहत महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए ऐसी महिलाएं जिनका जीवन दैनिक मजदूरी पर निर्भर है तथा उनको 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए 500 रुपये प्रति माह, 6 माह हेतु 3000 रुपये जिनको बैंक खाते में भेजा जाएगा। 6 माह के बाद नवजात बच्चों के 2 वर्ष होने तक पोषण के लिए 500 रुपये प्रति माह की दर से प्रत्येक 6 माह दिया जाएगा। इस योजना में वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी आयु प्रसव के समय कम से कम 19 वर्ष हो तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत हो तथा उनका प्रवेश संस्थागत कार्य सरकारी या निजी नर्सिंग होम में होना अनिवार्य है। किशोरी बालिका परियोजना किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालयों में उपस्थित न होने पर बाल लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 300 दिन 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका परियोजना की किशोरी बालिका परियोजना 13 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लगभग लाभ प्राप्त करने के लिए संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 38 जिलों का दस्तक अभियान शुरू किया गया था। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार SBCC रणनीति का हिस्सा है जिसे राज्य सरकार ने इंसेफेलाइटिस को मात देने के लिए अपनाया है। यह अभियान यूनिसेफ की मदद से पूरे राज्य की जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम्स AE से प्रभावित 38 जिलों को डोर टू डोर चलाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 से उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है? 30,000। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन के अंतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा 2016 में कक्षा 12 के उत्तीर्ण के लिए 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी। पहले राशि 20,000 थी लेकिन अब छात्राओं को आगे की बढ़ाने के लिए न हो सके इसलिए सरकार ने रकम 30,000 रुपये कर दिया था। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रिकाओं की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को आरंभ किया गया था? पत्रकारों की मदद के लिए 1880। पत्रकारों की मदद पर सहायता हेतु 1880 हेल्पलाइन नंबर पर। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? 12वीं। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंटरमीडिएट पास होने वाली सभी छात्राओं के हेतु
राशि दी जाती है। कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा 2012-13 में शुरू की गई थी, जिसमें पात्र छात्राओं को 20,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, पर 2016 में यह राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी थी। हाल ही में समाजवादी पेंशन योजना, अब इसका कोई महत्व नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना, ये भी कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का शुभारंभ किस शहर से किया था? नोएडा से। 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका सेक्टर 62 से उत्तर प्रदेश के स्टैंड अप इंडिया योजना का आरंभ किया था। स्टैंड अप इंडिया योजना देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं को वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर उसमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में एक प्रोत्साहन करना है। स्वदेशी और विदेशी उत्पादन। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विकसित करने तथा उन्हें एक नई पहचान दिलाने के लिए 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जिले की भौतिक स्थिति के अनुसार बेहतर उत्पादन करना है, जिसमें क्षेत्र के युवाओं को इस क्षेत्र में भी रोजगार मिल सके। इससे पलायन की समस्या कम होगी। ये योजना सर्वप्रथम जापान के ओइटा के गवर्नर मोरिहिको हिरामालू ने वर्ष 1975 में शुरू की थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।